आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी के स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात के साथ मैं हूं मोनी सनवर। बिहार के ज़िला मधुबनी के एक छोटे से गांव सुंदरपुर भिट्टी से चलकर एक शख्स बड़े ख्वाब के साथ दिल्ली आता है, जिसका लक्ष्य यूपीएससी एग्ज़ाम्स को क्लियर करना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शख्स अगर यूपीएससी क्लियर कर लेता तो शायद एक ज़िले के लोगों की सेवा कर पाता, लेकिन किस्मत ने उनको एक रियासत की खिदमत करने का मौका दिया। साल 2011 और 12 दिल्ली में एक आंदोलन होता है जिसने दिल्ली की सत्ता को हिलाकर रख दिया। इसी आंदोलन ने कुछ आम लोगों को खास बनने का मौका दिया। इनमें से एक हैं संजीव झा, जो लगातार 4 बार से बुराड़ी के विधायक हैं। आज मुंसिफ टीवी के मेहमान बनकर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। आपका इस्तकबाल है संजीव जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव झा जी, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि मैंने बिहार का जिक्र किया। आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बिहार से आते हैं और दिल्ली की राजनीति में आज सक्रिय नाम है और दिल्ली की राजनीति में ऐसा कोई नहीं जो आपको ना जानता हो। संजीव झा का नाम ऐसा कोई नहीं है जो अनजान हो। कैसे बिहार से दिल्ली तक का सफ़र रहा, कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। दिल्ली बिहार के मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है जी। वहाँ सुंदरपुर भिट्टी नाम का एक गांव है जो रूरल एरिया है जी, देहात जिसको कहते हैं। तो मैं वहाँ का निवासी हूँ मैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं 99 में दिल्ली में आया था। जब बिहार से लोग चल के आते हैं तो कोशिश यही रहती है कि यूपीएससी की तैयारी करें, तो हम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए थे। फिर उसके बाद दिल्ली का सफ़र चलता रहा। 2011 में आंदोलन हुआ और आंदोलन का हिस्सा हम लोग हो गए, और उसके बाद पार्टी बनी, पार्टी का हिस्सा हुए, और फिर लगातार हमें 4 बार, जहाँ से मैं विधायक हूँ, बुराड़ी विधानसभा है मेरी जी। तो उस विधानसभा से 4 बार मुझे लड़ने का मौका मिला, पार्टी ने दिया, और चारों बार मुझे वहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है कि मैं जब बिहार से अपने गांव से चलकर दिल्ली, ये सोच के तो नहीं आया था कि राजनीति में जाना है। हम सब अपने अपने करियर बनाने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए आए थे। लेकिन व्यवस्था ऐसी थी, जो हालात देश के उस समय में थे, हम सब लोगों को, हमारे से बहुत सारे नौजवान पॉलिटिक्स में आए, और आज मैं चौथी बार एक विधायक के तौर पर दिल्ली में हूँ। जब आप इस बार चुनाव में गए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि जिस तरह का काम हमने किया है, क्योंकि 4 बार से आप विधायक हैं, एक उम्मीद रहती है और पार्टी को भी उम्मीद रहती है कि जब हम काम करते हैं तो काम के लिए लोग वोट देते हैं। अब इस बार आप तो जीत गए लेकिन पार्टी हार गई। क्या रीज़न रहा? आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें पलटी हैं? क्योंकि बिजली फ्री देना, मोहल्ला क्लिनिक देना, ऐसे कई काम जिसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में एक माहौल बना रही थी कि ये वाला मॉडल पूरे देश में होना चाहिए। और जो बिजली फ्री का मॉडल था वो अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। कल 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी गई। वो आप ही का मॉडल अब सारे देश में जा रहा है, लेकिन दिल्ली में क्यों कामयाब नहीं हो पाए? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम लोग राजनीति में आए थे तो अरविंद जी ने कहा था कि हमारा मकसद इस देश को वैकल्पिक राजनीति देना है। ठीक है। 13 में 49 दिन की सरकार थी हमारी, और 15 में फुल फ्लेज सरकार बनी। मुझे लगता है कि पहली ऐसी सरकार थी जिसका फोकस केवल शिक्षा और स्वास्थ्य था। और देखिए, जिस तरह के दिल्ली में स्कूल्स बने, जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक बना, जिस तरह से अस्पताल में दवाइयाँ फ्री मिली, महिलाओं को बसों में जाना आना फ्री हुआ, एक गवर्नेंस का मॉडल देश को मिला। और मुझे लगता है कि जब 2020 में हम लड़ रहे थे तो पहली बार कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी और पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया जिन्होंने कहा कि अगर हमने काम किया तो काम के नाम पे वोट करना। ठीक है। और 20 में भी लोगों ने अपार बहुमत से मिलाया। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस का मॉडल है, वो मॉडल अब दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर भी लोग उसे पसंद करने लगे थे। पंजाब में हमारी सरकार बनी और वही बड़ी मेजॉरिटी से सरकार बनी। देश के अलग अलग राज्यों में इसकी डिमांड थी। अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है तो किसी भी तरह से दिल्ली में खत्म करना है इनको, क्योंकि ना ये रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसी भी तरह से हम खत्म कर दें तो देश में ये मॉडल नहीं जाएगा। और यही कारण था कि आप देखिए 2020 में जब जीत करके हम आए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहले तो 2 साल कोरोना का रहा, उसके बाद अलग अलग
फैब्रिकेटेड करप्शन का वो इशू क्रिएट किया, एक्साइज का इशू क्रिएट किया। आज तक 1 रुपये किसी हमारे मंत्री, किसी हमारे विधायक पे 1 रुपये का करप्शन साबित नहीं कर पाए, 1 रुपये कहीं से हासिल दिखा नहीं पाए तमाम छापे के बावजूद। लेकिन लगातार 2 साल तक टीवी में ब्रेकिंग लाइन चलता रहा कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। अब तो 5 साल होने जा रहे हैं, आज तक नहीं पता कि उस घोटाले में कहाँ कुछ मिला कि नहीं मिला। लेकिन उसको एजेंडा इसलिए बनाए किसी तरह से इसको खत्म कर दे, मेलाइन कर दे। देखिए, एक मूवी थी सरकार राज, मूवी देखा होगा आपने। उस सरकार राज मूवी में कहता है कि सरकार को मारने के सरकार की सोच खत्म करो, सरकार की सोच खत्म कर दोगे वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोच से लोग जुड़े हैं। सही। तो अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस के मॉडल से लोग जुड़े हैं, अगर उसको बदनाम कर दोगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो बदनाम करने की कोशिश हुई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद कि चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए, रातों रात अध्यादेश लाकर कानून बना दिया जो इलीगल कानून था। हम सुप्रीम कोर्ट में गए भी थे उसको लेकर के। उस कानून में एलजी के पास सारा पावर दे दिया और उस पावर को मिसयूज करते हुए दिल्ली में सारे काम की रोकने की पूरी साजिश करी। हमारे सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। तो उससे भी थोड़ा सा नुकसान दिल्ली के लोगों को हुआ, क्योंकि काम नहीं हो रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, काम की गति धीमी हो गई थी। और उसके बाद जब चुनाव का वक्त आया तो आपने देखा कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी। दिल्ली का चुनाव दिल्ली पुलिस लड़ रही थी, एजेंसीज लड़ रही थी, इलेक्शन कमीशन की चुप्पी। हमने इस मुद्दे को खूब उठाया चुनाव से पहले। लेकर ऐसे कहता है कि जब इनको हार होती है तो ये ईवीएम पे, एजेंसीज पे, इन पे ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन जब ये जीत रहे होते हैं तब इनको ईवीएम भी ठीक लगती है और सारी चीजें ठीक लगती हैं। देखिए, इस सब बातों को ऐसा नहीं है कि मैं आज कह रहा हूँ, इस सब मुद्दों को हमने चुनाव से पहले उठाया। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां पे 40,000 वोट को काट देना। ठीक। उसके बाद बहुत सारे जितने वहां एमएलए एमपीज के क्वार्टर हैं, अचानक सबके जहां 2 वोट नहीं थे, किसी के घर में 25 वोट, किसी के घर में 30 वोट, किसी घर में 4, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। हमने इलेक्शन कमीशन को डिटेल दिया था कि अचानक ये कैसे वोट बन गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की गुंडागर्दी, लोगों की तमाम बदमाशों की गुंडागर्दी। आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो जनरली जो गरीब की बस्ती है, झुग्गियों में वोट नहीं होने दिया, कहीं 30%, कहीं 35% वोट, एक दिन पहले जाकर के वो स्याही लगा देना, ये तमाम चीजें हुई और सब इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में था। इलेक्शन कमीशन का मूक दर्शक होना एक बड़ा सवाल इंस्टीट्यूशन पे भी खड़ा होता है। तो बाय हुक और बाय क्रुक हराना है, ये कोशिश की गई। और उसके देखिए 3 बार सरकार में रहे, 1.5% 2% का फर्क है। और एक और बात थी कि दिल्ली का चुनाव केवल बीजेपी अकेली लड़ रही थी, एक जुगलबंदी कांग्रेस बीजेपी की भी थी। ऐसे कांग्रेस तो आपके अलायंस में है, इंडिया अलायंस में आप शामिल रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ऐसे जीतने के बाद आप वाक्य देखे होंगे कि जीती बीजेपी और माला पहनाया जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी को। मैं आपको बता सकता हूँ कि चुनाव प्रत्याशी कांग्रेस का लड़ रहा है, लेकिन वेंडर बीजेपी का उसको टेंट लगा के दे रहा है। जब आप इंडिया गठबंधन में थे तो ऐसी क्या कमी रह गई कि कांग्रेस के साथ दिल्ली चुनाव को लेकर बैठ के सही से बात नहीं हो पाई? देखिए, मुझे ये लगता है कि बात दिल्ली की नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ती है वो हमेशा बीजेपी को एक तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। आप देखिए कि दिल्ली में मुझे ये लगता है कि बीजेपी के खिलाफ हम लड़ रहे थे। एक भी आप कांग्रेस के एजेंडे में कभी बीजेपी के खिलाफ कोई मुहिम चलाया हो, कोई खिलाफ बोला हो, हमारे पीछे पड़े हुए थे। तो ये तो कांग्रेस को सोचना है ना। आप कहते हैं एक तरफ कि हमें बीजेपी के तानाशाही के खिलाफ लड़ना है, ठीक है, दूसरी तरफ आप बंद दरवाजे से बीजेपी को मदद कर रहे हो और आप कहते हो कि हम देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो ये तो कांग्रेस को तय करना चाहिए। अब क्योंकि सोच की लड़ाई थी और सोच को ही मारने की बात थी, यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल। क्या यहाँ पे दिल्ली की हार के साथ ये सोच भी खत्म हो गई? अभी तो हालांकि पंजाब आपके पास है, आपको खुशखबरी गुजरात से भी मिली है। ये कोशिश की जाती है। हाँ, देखिए, करने वाले ऊपर वाले हैं, ठीक। लेकिन आपने अभी कहा कि जो हमने बिजली फ्री लोगों को दिल्ली में दी, अब बिहार में दी जा रही है और बिहार की जनता को मुबारक हो। मैं अरविंद केजरीवाल जी का 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी जब स्थापना हुई थी तब उन्होंने मंच से कहा था कि हमारा पर्पस केवल पार्टी बनाकर विधायक मंत्री सरकार नहीं बनाने का पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी हमारे रास्ते पर आए, उसके लिए मजबूर करेंगे। आज खुशी है कि हम उनको मजबूर किए हैं, लेकिन
दिल्ली का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है दिल्ली वालों को। दिल्ली में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 2500 रुपये देंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान रहेगा, बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे। आज देखिए कि आज झुग्गी तोड़े जा रहे हैं, 2500 रुपये महिलाओं को मिले नहीं, बिजली के रेट बढ़ गए, सरकारी स्कूल खत्म कर दिया, प्राइवेट मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तो ये जो वादे करते हैं ये पूरा नहीं करते। हमारे रास्ते पर आ तो गए हैं, लेकिन करने के ना तो तरीके पता, ना जज्बा है, ना प्रायोरिटी है इनकी। लेकिन हम ये कहते हैं कि चलो हमने जो रास्ता शुरू किया और जो अरविंद केजरीवाल जी का पर्पस था उस पर आने को मजबूर तो हुए, तो मैं ये जीत मानता हूँ। लेकिन आपके ही बहुत सारे नेता जो आम आदमी पार्टी छोड़कर गए और साथ में बीजेपी भी और कांग्रेस भी हमेशा आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती रही कि जिस मकसद को लेकर पार्टी बनाई गई थी, जिस मकसद के से अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेता सामने आए थे, उस मकसद को ये सरकार में आते ही भूल गए और ये ग्रीडी हो गए। एक इस तरह का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया जाता है। अब बताइए कि हमारा मकसद था अंतिम बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए और मुफ्त शिक्षा मिले। हाँ, दिल्ली सरकारी स्कूल क्या अच्छे नहीं हुए? और एक बार कैमरा लेके चले जाइएगा, अब तो हालात खराब होने लगे हैं। हमने कहा था कि सबका हक है कि अच्छा इलाज मुफ्त होना चाहिए। हमने मोहल्ला क्लिनिक जैसे शानदार कंसेप्ट अरविंद केजरीवाल जी ने इजाद किया। मैं नहीं कह रहा, कॉफी अंदन पूरे वर्ल्ड में प्राइमरी हेल्थ पे काम करते हैं। वो जब मोहल्ला क्लिनिक देखा दिल्ली का, उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में प्राइमरी हेल्थ डिलीवरी का इससे बेस्ट मॉडल नहीं है। देख, केवल हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो सब लोग जो इस कंसेप्ट को देखा वो सराहा कंसेप्ट को। तो क्या हमने, तो हमारा पर्पस क्या था? यही तो था कि हम अंतिम व्यक्ति के लिए कैसे काम करें, अंतिम व्यक्ति कैसे लाभान्वित हो। अरविंद केजरीवाल जी एक बात कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं सरकार जिसको जनता चुनती है, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी योजनाओं में ज्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। अब देखिए, हमने गरीब को बिजली मुफ्त दिया, किसको दिया? 200 यूनिट मुफ्त दिया, यानी जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। हमने 20 लीटर पानी मुफ्त दिया, वो खर्चा कौन करता है? जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। हमने सरकारी स्कूल अच्छा किया, कौन पढ़ने जाता है? जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। हमने सरकारी अस्पताल अच्छे किए, कौन जाता है? जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। हमने बसों में महिलाओं का आना जाना फ्री किया, कौन चढ़ते हैं? जो ऊपर वाले ने कम दिया। हमारी जितनी भी योजनाएं थी, उस योजनाओं में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जरूरतमंदों की जगह थी। अब जो कोई छोड़ के जाएंगे वो ऐसे थोड़े कहेंगे कि नहीं मैं गलत था या मैं ग्रीडी था। आपके 10 साल वर्सेस बीजेपी सरकार के जब 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 10 साल में जो काम आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, हमने वो 100 दिन में कर दिखाया। चाहे वो यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर हो कि हमने उसमें तेज़ी लाई है, चाहे वो दूसरे मुद्दे को लेकर हो। उन्होंने कहा अब 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में, और नालों की सफाई उन्होंने इस तरह से दिखाई कि इस बार दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कहीं पानी ही नहीं भरा है। अच्छा, आप तो निकलते होंगे और बारिश में भी निकले होंगे। मानसून की चंद बारिशें हुई हैं, चारों इंजन डूब गई और इंजन फेल हो गई। चारों तरफ लोग, मैं नहीं, लोग अपने वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं। तो अपने मियाँ मिट्ठू कुछ भी बोल रहे हो आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस आपके 100 दिन का उन्होंने टारगेट बनाया था, ठीक है। हम पूछते हैं उस 100 दिन में एक अचीवमेंट बता दो जो आपने टारगेट सेट किया था, वो आपने कर दिया हो? नहीं किया आपने। उल्टा हमने जो काम किया था, हमने इलेक्ट्रिक बसेस चलाए थे, उसका नाम देवी शुरू कर दिया। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को रंग रोगन करके उन्होंने अपना लेवल चिपका दिया। हमने जो टैंकर चलाए थे उस पर अपना स्टिकर चिपका दिया कि हमने इतने टैंकर चला लिए। तो हमारे ही किए गए काम को आप रीब्रांडिंग कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड टैंकर की आप बात कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड को अब निजी हाथों में देने की बात चल रही है। किस तरह से आप इस कदम को देखते हैं? अब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सरकार, आप बताइए कि उसमें जो एम्प्लॉइज हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, क्या उनके परिवार के लिए आपने कोई व्यवस्था की? ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब सरकार, ये धन्ना सेठों की सरकार है। ये कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, सब कुछ प्राइवेट कर देंगे। ये बिजली भी दे देंगे अदानी को, ये टैंकर भी दे देंगे अदानी को, ये पानी भी दे देंगे अदानी को। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चला रहा है, एक व्यापारी ऊपर है। उसका जो आदेश आता है वो टॉप से लेकर बॉटम तक उसको इम्प्लीमेंट के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो मैं तो अरविंद केजरीवाल जी, आप याद कीजिए, वो भविष्य वक्ता की तरह पहले कह दिए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो दिल्ली की झुग्गियां टूटेगी, टूट रहा है, बिजली के रेट बढ़ेंगे, बढ़ रहा है, सरकारी स्कूल बर्बाद कर देंगे, करना शुरू कर दिया, अस्पताल में दवाइयां मिलनी बंद हो जाएगी, शुरू हो गया। तो जो बातें, सब कुछ प्राइवेट कर देंगे। आप भी कह रहे हैं कि अब जरूर प्राइवेट करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जितनी बातें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, तब दिल्ली को लोगों को लगता था कि नहीं ये ऐसा नहीं होता। और दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री
दिल्ली आकर के कहते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की वेलफेयर स्कीम चलता रहेगा। उन्होंने ये कहा कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़े जाएंगे। तो देश का प्रधानमंत्री पे भी लोग भरोसा ना करें तो फिर देश का क्या होगा बताइए। तो देश का प्रधानमंत्री जो बोलकर गए वो झूठा साबित हो रहा है, तो लोग दिल्ली में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि नेता और कंट्रोवर्सी दोनों साथ साथ चलते हैं, चाहे आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हों, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आप हो गए या कोई भी हो गया, इन सब के पीछे एक ना एक कंट्रोवर्सी ज़रूर चलती रही। आपके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, चाहे, और साथ साथ आपसे इस तरह की भी खबरें हैं कि गैंगस्टर भी आपको धमकी दे रहे थे, प्रोटेक्शन मनी तक की मांग कर रहे थे। ये क्या कंट्रोवर्सी बिल्कुल साफ राजनीति में भी ज़रूरी है क्या? क्योंकि जिस साफ राजनीति की आप बात करके आए थे उसके हिसाब से तो ये सारी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए थी। देखिए, हम नहीं होनी चाहिए, हम नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं होगा ऐसा तो नहीं है। अब ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इनको पता है कि कैसे बदनाम करना है। यही खेल तो 75 साल से हो रहा है देश में। जो आपके ऊपर जो इल्जाम लगा था बुराड़ी दंगा, क्या वो भी फैब्रिकेटेड था या उसमें कुछ सच्चाई है? आप बताइए कि वो अगर केस की डिटेल देखेंगे कि एक बच्ची का अपहरण होता है, ठीक है, वो जाकर के FIR कराता है और जो जिसकी बच्ची का अपहरण किया उसी से मारपीट हो जाती है। मैं इलाके का विधायक हूँ तो मैं तो जाऊंगा ना, बिल्कुल। अब मैं जाऊंगा और वही पुलिस हमसे ही बदतमीजी करने लगे अगर कार्रवाई करने का, तो मुझे लगता है कि हमें तो कहना चाहिए कि गलत हो रहा है। अब उसको इस तरह से पोर्ट्रे कर देना, तो मुझे लगता है कि चूंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, और केंद्र सरकार क्यों चाहेगी कि हम हमारी शोहरत बनी रहे, हम जनता काम का जो कर रहे हैं वो ठीक से हो, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, ACB हो, ये कोई देश की भ्रष्टाचार या देश की जनता के लिए काम नहीं कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट बन करके काम कर रही है। कोशिश यही है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, सभी नेताओं को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन जिस देश का जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है, जब किसी ने ऐसा कोशिश किया, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के आप उपाध्यक्ष भी हैं, साथ साथ विधायक की भी आपको जिम्मेदारी है, तो दिल्ली में जो क्या वाकई मोरल डाउन हुआ है, और अगले अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या ऐसे विपक्ष के तौर पर आप उभरेंगे कि वाकई जिन्होंने जमीनी लेवल के मुद्दे उठाए हो लोगों के, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष को ही खत्म करने की कोशिश है। देखिए, मुझे लगता है कि देश की एकमात्र ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसके टॉप के सभी नेता एक समय जेल में बंद थे। ठीक। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी दिल्ली के सड़कों पर मजबूती से इस बात को लेकर के आंदोलन और संघर्ष करी। हम 22 विधायक आज विधानसभा में हैं। ठीक है। और 22 विधायक विधानसभा में दिल्ली की जनता की आवाज को हम कमजोर नहीं होने देंगे। झुग्गी टूट रही थी, हमने जंतर मंतर पर झुग्गी के लोगों को बुलाया और हमने चेतावनी दी कि अगर इस तरह से गरीबों के आसियाने उजाड़ोगे तो लगभग इनका ही डेटा ये कह रहा है कि 40 लाख लोग दिल्ली में झुग्गियों में रह रहे हैं। हाँ। आज जिस दिन 40 लाख लोग अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आ जाएंगे, इनकी निंदा आराम हो जाएगी। तो हमने कहा था कि अपनी इस हरकतों से बाज आ जाओ। तो हम दिल्ली की जनता की आवाज मजबूती से सदन में भी और सड़कों पर भी उठाते रहे। चैन की नींद तो नहीं सोने देंगे इनको। ये जो पुराने जुगलबंदी होती थी ना, कांग्रेस बीजेपी के आपस में, बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस को बैकडोर से बातचीत होती थी, ये हम यहाँ नहीं होने देंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता को जो उन्होंने वादे किए हैं, हम तो लगातार पूछ रहे हैं, आपके चैनल से आज भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह कर गए थे कि पहली कैबिनेट की बैठक 2500 रुपये पास हो जाएगा और 8 मार्च से पहले पैसे मिल जाएंगे। वुमेन्स डे पर 6 महीने हो गए, हम कहते हैं 2500 रुपये कहाँ है बताओ। गरीबों की झुग्गियां तो उजाड़ी जा रही है और मुख्यमंत्री जी की 2-2 बंगलों को जोड़ करके माया महल बनाया जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री कहते थे बेघर को घर देंगे, जिसको घर था उसको तुमने बेघर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर आए हैं, बच्चियां जो उनके परिवार में थी वो आज सड़कों पर सड़क पे सो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन सभी बातों की उठाने की जिम्मेदारी हमारी है और मजबूती से उठाते रहेंगे। राज्यसभा में भी आप मजबूत हैं और अगर चीज़ें देखी जाएं तो विपक्ष के एक बड़े प्लेयर के तौर पर आप मौजूद हैं, और अगर इस तरह की मौजूदगी आप देखते हैं जो, क्योंकि विपक्ष एक साथ होकर लड़ा 2024 के चुनाव में और बीजेपी को उतनी सीटें हासिल नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, क्या इंडिया गठबंधन अब बिल्कुल बिखरता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की अभी कोई वैल्यू बची है और आगे जो है आप एक साथ काम कर सकते हैं, या बिल्कुल इंडिया गठबंधन से आप बाहर हैं? इंडिया गठबंधन जब बना जी, वो एक बड़े उद्देश्य के लिए बनाया गया था।
और वो उद्देश्य ये था कि जिस सरकार को जनता चुनती है वो सरकार जनता के अधिकार को ही छीन ले। मसलन दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को एक गलत अध्यादेश के जरिए पलट देना, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, जो वर्डिक्ट ट्रांसपेरेंसी लाती है इलेक्शन कमीशन के चुनाव में, कहा कि अपोजिशन एक सरकार, प्राइम मिनिस्टर और सीजे होना चाहिए, उसको अध्यादेश के जरिए बदल दिया। रोज सीबीआई ईडी केवल विपक्ष के घर पे जा रही है, या जहां चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में जाते हैं, पहले ईडी पहुंच जाती है और पहले सीबीआई पहुंच जाती है, और वही नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो फिर वो पाक साफ हो जाता है। तो ये जो रोज इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, उसको बचाने की लड़ाई थी। अब मुझे लगता है कि बात जब संविधान किया जाए, संवैधानिक मर्यादा किया जाए, जनतंत्र किया जाए, तो देश की हर एक जनता की जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है। और इंडिया अलायंस बना, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके परिणाम ये हुए कि जो 400 पार का दम भर रहे थे अपनी मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम ये मानते हैं कि आज अलग अलग स्टेट में जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि आज ये प्रयोग, जैसे बंगाल में इंडिया अलायंस में टीएमसी थी, ममता दीदी थी, पर जब वहाँ लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं जी। भाई इंडिया अलायंस केरला में इंडिया अलायंस में सीपीआई था, पर जब केरला में लड़ रहे हैं दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम जब स्टेट में लड़ रहे हैं तो स्टेट के अंतिम व्यक्ति तक कैसे फायदा पहुंचे, या अरविंद केजरीवाल का जो गवर्नेंस की मॉडल है, ये लोग कह रहे हैं ये जरूरत है लोगों को, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम जाकर के उनके लिए बात करें और उन तक लाभ कैसे पहुंचे उसके लिए हम चुनाव लड़ें। तो हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयोग कोई पहले नहीं हुआ जी। जब इमरजेंसी का समय था तब भी अपोजिशन इकट्ठा हुआ था बिल्कुल, बात संविधान की थी। तो मुझे लगता है वो बड़े उद्देश्य के लिए बनाया गया था। लेकिन जब स्टेट में लड़ने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सिटीजन, यानी कि अभी भी अगर केंद्र की बात हो, केंद्र चुनाव की बात हो, तो आप लोग साथ हैं, लेकिन स्टेट में आप बिल्कुल अकेले के दम पे लड़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि बात अगर देखिए फिर इसी तरह से बीजेपी का जो रवैया है वो रहा, इस सरकार का जो रवैया है रहा, और ये प्रयोग अगर देश में फिर से सबको एकजुट होकर के संविधान बचाने की, जनतंत्र बचाने की लड़ाई हुई, हम सब इस, हमारा नहीं, हर सिटीजन का ये अधिकार है। हम यहाँ तक केवल इसलिए पहुंच पाए क्योंकि बाबा साहब ने देश को संविधान दिया। इस देश में ऐसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी, पर उसको अगर कोई खत्म करने की कोशिश करेगा तो फिर हम सबकी जिम्मेदारी, हम एकजुट हो जाए। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि अभी क्योंकि पंजाब अगला टारगेट है और पंजाब को लेकर अभी से ही जो सीएम है भगवंत मान, उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, तो क्या लगता है कि पंजाब में आपने जो वादे किए थे, क्योंकि आपने दिल्ली के वादे तो गिना दिए, लेकिन पंजाब में जो वादे किए थे आप उनको पूरा कर पाए? क्या लगता है कि पंजाब दोबारा से बचा पाएंगे? और गुजरात की तरफ क्या रुख है, क्योंकि गुजरात से इस बार खुशखबरी आई, तो क्या लगता है कि गुजरात वो स्टेट हो सकता है जैसे पंजाब आपने अचानक से जीता और इस बार गुजरात? पंजाब में 3 साल हमारे पूरे हुए हैं जी। 3 साल में हमने बहुत सारे वादे जो हमने किए थे वो पूरे किए। मसलन हमने कहा था कि भाई वहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने बना करके दिया, लगभग 1500 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। हमने कहा था सरकारी स्कूल को ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल को ठीक किया हमने कहा था जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको हम परमानेंट पक्का करेंगे, वो पक्का हमने वहाँ पे किया। नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान हम वहाँ चला रहे हैं अभी, जो ना केवल प्रशासन बल्कि पंजाब की जनता उसके साथ खड़ी हो रही है, और एक बड़ा अभियान है। नशे ने पंजाब को बहुत पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया, वहाँ के नौजवान उसके शिकार हुए। तो एक बड़ी लड़ाई है, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और जो भी वादे बच गए हैं, हमारे पास 2 साल का समय है, हम एक वादे पूरा। देखिए अरविंद केजरीवाल जी का वादा नहीं, गारंटी होती है। तो ये कारवां क्या गुजरात की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल। देखिए अभी बाई इलेक्शन हुए जी, और पूरे देश में 5 जगह बाई इलेक्शन थे। उस 5 जगह में 2 जगह हम जीते, एक गुजरात में जीता अभी, एक पंजाब में बाई इलेक्शन जीते। और गुजरात में सारे तंत्र भाजपा ने लगा दिया, लेकिन जनता खड़ी हो गई। एक ये मैसेज भी है कि ये जो होता है ना, तंत्र केवल हरा सकती है नहीं, जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी ना, सारे तंत्र धरे का धरा रह जाएगा। तो गुजरात जो अभेद्य भाजपा मानती है, उनको हमने उनके किले में जाकर हमारे प्रत्याशी ने 17,000 वोट से जीता है। तो मुझे ये लगता है कि एक बड़ा होप अब गुजरात की जनता को मिली है, जो भाजपा से त्रस्त है। तो मैं मानता हूं कि अगला जो चुनाव जब होगा असेंबली का, तो आम आदमी पार्टी लोगों की जो एक उम्मीदें हैं, वो उम्मीदों
पर काम करके और देखिएगा मजबूती से गुजरात में अगला पंजाब के बाद दूसरा राज्य है वो गुजरात होगा। दिल्ली की जनता से क्या पैगाम देना चाहेंगे और खासकर बुराड़ी की जनता से कि संजीव झा असल में उनके लिए क्या करने वाले? देखिए, मैं दिल्ली की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप बहुत निराश हैं, मैं मानता हूं कि 6 महीने में ही आप बहुत परेशान हो गए। भाजपा की सरकार का जुर्म रोज बढ़ता जा रहा है। आप सबने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। हम आपकी आवाज को मजबूती से सदन में, सड़क पर उठाते रहेंगे। इनके वादे इनको याद दिलाते रहेंगे जब तक ये आपके वादों पे काम नहीं कर रहे। तो हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं बुराड़ी की जनता से कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगातार हम जैसे मामूली से आदमी को, जिनका कोई राजनीति में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल कोई प्रभावशाली है ना कोई राजनीति में चीज़ें जरूरत होती है, वो हमारे पास है। लेकिन 4 बार लगातार आपने मुझे जिताया। मैं आपकी एक हक की लड़ाई मजबूती से लड़ता रहूंगा। आपने जो लगातार मुझ पर विश्वास करते रहे हैं, आपका विश्वास नहीं जाया होगा, ये मैं हमेशा कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव झा हमारे साथ बात करने के लिए और मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दिल खोल के बात करने के लिए, क्योंकि मैंने जितने भी आपसे सवाल पूछे आपने बड़े दिल खोल के, बड़े एक बेबाकी से उनका जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया संजीव झा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नाज़रीन, संजीव झा हमारे साथ थे, 4 बार के विधायक, और न सिर्फ 4 बार के विधायक बल्कि जिम्मेदारी बड़ी है उनके पास में, और आम आदमी पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है, और वो साफ तौर पर जनता से कह रहे हैं कि उनके विपक्ष में हो या पक्ष में हो, काम हम कराना जानते हैं। चाहे सरकार में रहते हुए हमने काम किए हों और विपक्ष में रहते हुए इनको जगाने का काम हो, वो लगातार जारी रहेगा। जनता के मुद्दे लगातार सदन में, विधानसभा में गूंजते रहेंगे। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।